हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं गोल्डन पुलिस का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था आखिरकार लांजान अपने गोल्डन पुलिस के रूप में आ चुका था, पर अब आगे हम जो लांजान गोल्डन पुलिस बनने से कुछ समय पहले का दिखाया जाता है। जैसे ही उसने देखा कि वेंड्रहान ने कुछ स्पेल के जरिए विंग को स्टैचू कर दिया है, और यानी कि विंग के इतनी करीब जा रहे हैं, उसे ये पता नहीं कि उसका सर में इतना तेज का दर्द हुआ। उसे पता नहीं कि उसे क्या हो रहा था। उसके आंखों से कुछ धुंधला धुंधला सा कुछ सुनाई दे रहा था। उसे सिर्फ किसी के हंसने की और किसी के मुंह से लांजान की सुनने की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी, और उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। उसे इतना तेज दर्द हुआ कि वो चीखने लगा। देखते देखते उसे पता नहीं कि कब वो एक पूरी गोल्डन पुलिस के रूप में आ गया था, और अब उसे पूरी तरीके से उसका अल्फा ने कंट्रोल में ले लिया था। अब आगे जैसे ही सब लोग ने देखा कि वे लांजान को गोल्डन पुलिस के रूप में देखते ही ना, सब लोग अपने घुटने पर आ गए थे, और लांजान की इतनी बड़ी चीख से उस सारे डेविल्स उसी वक्त सब लोग धूल मिट्टी में कन्वर्ट हो गए थे। और सारे जो कल्टिवेशन वर्ल्ड के जो भी लोग थे, जिन गोंशान, मेरन व्यू, फेंगमियान, वेंग्याओ, सब लोग ना एकदम घुटने पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फोनिक्स उनके सामने प्रकट होना और गोल्डन पुलिस को वो लोग क्या मानते हैं। और सब लोग अपने घुटनों पर आ गए थे, क्योंकि वो उनकी गॉड है, और तो सबको तो उनके घुटने पर आना ही था, तो सब लोग घुटने पर बैठ गए थे। पर लांजान इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था, और उसकी जो वो ज़्यादा वो तेज ही सबको ना ऐसा लग रहा है कि वो अभी उसी वक्त पिघल जाएंगे, उनके शरीर से उनका सोल बाहर निकल कर आ जाएगा। वो बहुत चटपटा रहे थे और उसे शांत होने के लिए कह रहे थे, पर वो किसी की बात समझने की खालायक ही नहीं था, क्योंकि वो किसी को यहाँ पहचान ही नहीं रहा था। वो इतने ज़्यादा गुस्से में था। तभी वहाँ पर ना, यानी कि रेड फोनिक्स हेमन की गॉन पर उतर आते हैं। वो भी एकदम एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता था कि उनका ग्रैंडसन आज फोनिक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, पर उन्हें यकीन नहीं था कि वो गोल्डन फोनिक्स के रूप में हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके ग्रैंडसन या उनकी तरह होगा, नहीं तो उनकी मदर की तरह होगा। पर उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो गोल्डन फोनिक्स के रूप में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो नहीं लगभग 5, यही बोलते ना, क्या बोलते कि कई हजारों, ये नहीं बोलते ना, कभी कभी हमने इतिहास में सुना था, ऐसा ही एक बार था। क्योंकि एक ही बार उन्होंने जैसे ही किसी से सुना या बड़ों से सुना, उन्होंने इतना ही सुना कि गोल्डन फोनिक्स का ऐसा रूप एक ही बार जन्म लेना था, और उसके बाद कभी भी किसी को भी गोल्डन फोनिक्स के रूप में कन्वर्ट होते हुए किसी ने भी नहीं देखा। वो एक चमत्कार था, क्योंकि गोल्डन फोनिक्स सबसे उच्च दर्जे का फोनिक्स माना जाता है, और वो एक ही बार कन्वर्ट हुए थे। उसके बाद कभी भी कोई भी गोल्डन फोनिक्स नहीं बन पाया था। रेड फोनिक्स बने या व्हाइट फोनिक्स, ऐसे ही कुछ भी बने थे, पर गोल्डन फोनिक्स उसके बाद कभी भी किसी ने नहीं छुआ था। और गोल्डन फोनिक्स की शक्तियों के बारे में हर कोई जानता है कि वो कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है, और आज अपने आंखों के सामने अपने ग्रैंडसन को गोल्डन फोनिक्स के रूप में देखना उन्हें इतना हैरान कर दिया था। और वो सिर्फ देख रहे थे, पर उसका जो मंत्री है उन्हें हिलाता है, उन्हें होश में लाता है, तब जाकर वो अपने शक्तियों से अपने ग्रैंडसन को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे भी नहीं हो पा रहा था। तभी वहाँ पर ना उनकी मदर व्हाइट फोनिक्स
वो भी प्रकट हो जाती है, उनका सोल भी ऊपर हो जाता है और वो के सन को शांत करने की कितनी भी कोशिश कर रही थी, पर किसी की भी कोशिश नाकाम हो रही थी। और सब लोग ना ऐसा लग रहा था कि लगभग उनकी जान अभी चली जाएगी, इस हालत में आ गए थे। तभी ना बीइंग लैंजान सब ऊपर मिलाता है। जैसे ही लैंजान उसके नाम सुनता है और तुरंत पलटकर देखता है और देखता है कि बीइंग उसके आंखों के सामने था। जैसे ही वो रेड फोनिक्स उसे यानी कि गोल्डन फोनिक्स उन्हें देखते हैं ना, उसके आंखों से जो ना रेड कलर की जो आंसू निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनके आंखों से खून निकल रही थी। और ये देखकर सब लोग अलग परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन्हें अब तक ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो गोल्डन फोनिक्स को शांत कर पा रहे हैं। पर जैसे ही उन्होंने विंग की आवाज सुना, वो लैंसन कैसे शांत हो सकता है। तभी मैडम ये बोलती कि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनकी मार पर ओमेगा है, तो उन्हें शांत तो होना ही पड़ेगा। तभी फेनमिन बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, देखा नहीं यहाँ पर उसका ब्रदर है, उनकी मदर, उनकी ग्रैंडफादर है, सब लोग है यहाँ पर है, और उन सबको नजरअंदाज करते हुए उन्होंने विंग की बात को सुना है। ये कोई मामूली बात नहीं लग रही है। और देखा तुमने उनकी आंखों से कैसे लाल रंग के आंसू बह रही है। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है? मुझे नहीं लगता, ऐसा बोलते। तब मैडम ये बोलते हैं फिलहाल हम अब कुछ भी बात नहीं कर सकते, जो भी करेंगे बाद में करेंगे, बस अब तो ये शांत हो जाए, नहीं तो हम सब ना मिल के ही मर जाएंगे, ऐसा बोलते। तो जिन गोंगशन भी बोलते शांत रहो, अपना एनर्जी वेस्ट मत करो बात करते हुए, शांत रहो। देखा नहीं अपने वो धीरे धीरे अपने जो शांत हो रहे हैं, उनका जो प्रकाश वो तेज है वो धीरे धीरे से कम हो रही है, वो नॉर्मल फॉर्म में आ रही है, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना अपने सर को हिलाते हैं और सब लोग घुटनों पर बैठे रहते हैं। और जैसे कर कर लैंसन पूरी तरीके से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है ना, वो तुरंत विंग को दिखता बोलता है विंग, ऐसा बोलते हैं ना, उसी की बाहों में एकदम बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर ना लैनी और रोशन शरण आती है और बोलती है सब कुछ ठीक हो गया है, चलो हमें अभी कबीला जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पर ना रेड पुलिस आते हैं, बोलते हैं चलो मुझे भी कुछ बात करनी है अभी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चलो हमें भी चलना चाहिए, ऐसा बोलकर रेड पुलिस भी तुरंत वो गायब हो जाते हैं और वो सबको लेकर तुरंत लैंड में पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर वेंट्रॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसे अभी भी वही सीन याद आ रही। जैसे ही वो गोल्डन फोनिक्स जागृत होते ही उनके बेटे को यानी कि वेंचाओ को जैसे आग से उन्हें मार दिया था, ये समझकर और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो एक पल डर भी जाता है कि अब तो लैंसन कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं है, क्योंकि अब वो गोल्डन फोनिक्स है और हेवन की अगला हायर यानी कि अगला गार्ड वही बनेगा। ये तो उन्हें पता चल चुका था। अब वो कैसे इन सब से लड़ेंगे? अब वो अपनी बेटे की मौत को तो इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते हैं, और वो सोचते कि उन्हें अब वो पूरे लैंड क्लैन और इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में बर्बाद हो, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस अभी उन्हें किसी भी तरह इन सबसे बदला लेना चाहिए, यही सोच रहे होते हैं। तभी वो सोचते हैं कि उन्हें अभी डेमन्स के जनरल और वो विच से मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर वो तुरंत उन दोनों से मिलने के लिए चला जाते हैं। और एक केव के अंदर वो विच और वो जनरल दोनों बैठे हुए थे, और दोनों उस योगी को अपने हाथ में उठाकर देख रहे होते हैं। तभी वो विच बोलती कुछ समय पहले क्या हुआ था। दोनों यही सोच में पड़ जाते हैं। तो जनरल बोलते हैं इसका मतलब अभी भी
इस लोगे का यानी कि इस जो सील का अभी भी कोई मास्टर है, तो हम इसको, इसकी आधी पावर को हम ले नहीं सकते। तभी विच बोलती है, तो क्या हुआ, इसका अभी भी मास्टर है तो क्या हुआ, हम उसे मार कर उस पावर को हम ले लेंगे। तो वो जनरल बोलता है, ऐसा कैसे हम ले सकते हैं विच, तुम्हें पता है ना कि इसमें हमारी आधी शक्ति है, इसका मतलब उसके पास हमारा आधा पावर्स है, तो हम उन्हें कैसे हरा सकते हैं। तभी ना वो विच हंसती है, हमने आज तक उस हेवन और डेवल वर्ल्ड का भी हमने चाल 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 चल कर हमने सब कुछ इतनी दिन तक हासिल कर कर रखा है, तो हम क्या इस मामूली कल्टीवेटर से हमारी आधी शक्ति नहीं ले सकते, हम कोई ना कोई तरीका ले लेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो जनरल भी हंसता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, हम किसी न किसी तरीके से तो हम उनकी आधी पावर्स ले लेंगे, ऐसा बोलती है। तभी विच बोलती है, तुम रुको, मैं कुछ देखने की कोशिश करती हूँ, आखिरकार वो कौन है कर कर। ऐसा बोलकर ना वो कुछ क्या बोलते हैं ना, मेडिटेशन फोर्स में बैठ जाती है और अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लग जाती है। पर वो कुछ देखने की कोशिश करती है पर उसे कुछ नहीं पता चलता। तभी वो विच बोलती है, हम उस इंसान की शक्ल क्यों नहीं दिख रही है, फिर भी उसके बारे में किसी न किसी को तो कुछ पता होगा, हम उसे तो जानेंगे, ऐसा बोलकर वापस वो बैठ जाती है। तभी वो कुछ अपनी सर को हिलाती है, तुरंत वो आँख खोलती है और ना एकदम जो पास में पड़ी हुई ना जो लोहे को फेंक कर एक आईना पर मारती है और बोलती है, उस वेंड्रोहान ने हमें चीट किया है, ऐसा बोलती है। वो जनरल को देखती है, जनरल कुछ भी ना समझते हो बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा, वो हमें कैसे धोखा दिया है। तुम्हें पता है उस इंसान ने हमसे जिस ओमेगा के लिए इस मैन क्लैन से लड़ने के लिए हमें बुलाया था, आखिरकार उस ओमेगा के पास ही हमारी आधी शक्तियाँ हैं। वो वेंड्रोहान उस सारी पावर को अपने कब्जे में करना चाहता है, इसलिए उसने हमारी मदद ली है। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस कल्टीवेशन में वर्ल्ड में हर कोई जानता है कि डेमन्स को यहाँ बुलाने का मतलब क्या है, ये सब कुछ जानते हुए भी वो हमें बुलाया है, तो ये कोई सिंपल सी बात तो नहीं होगी। मुझे तभी उस पर शक था, अब मुझे पता चल गया कि आखिरकार वो हमें क्यों बुलाया है। फिर भी हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो कैसे भी कर कर वेंड्रोहान को भी मारना ही था ना। ठीक है, अब हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसने हमें धोखा देने की जरूरत की है और अभी उसे भी मरना ही होगा। आप देखते हैं कि हमसे वो कैसे बचता है, ऐसा बोलती। और वो जनरल ना हंसते हैं, तो हमें भी अब लाल किला जाना पड़ेगा है ना, ऐसा बोलते हैं। तो विच बोलते, हाँ हमें भी तो अब ओमेगा चाहिए, उसके पास अभी आधी पावर्स है, ऐसा बोलते हैं। तभी वो कुछ महसूस करते हैं कि पूरे आसमान एकदम इनकी गोल्डन सुनहरे रंग में बदल चुका था। इसे अपनी बॉडी में जब ऐसा महसूस करते हैं ना सब लोग, तुरंत वो विच और जनरल ऊपर देखते हैं, वो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये कौन है। तो जनरल बोलते हैं कि गोल्डन फोनिक्स। तो विच बोलती है, ये कैसे हो सकता है, ये अद्भुत है। तुम्हें पता है ना कि हमने गोल्डन फोनिक्स का शिखर सिर्फ इतिहासों में या पन्नों में सुना है, जो हमारे समय के पहले एक ही बार इस पूरे वर्ल्ड पर गोल्डन फोनिक्स का जन्म हुआ था। उसके बाद कोई भी गोल्डन फोनिक्स बना ही नहीं है। अब गोल्डन फोनिक्स बना है तो वो तो हम अभी मुसीबत में आने वाले हैं। तुम जानते हैं ना कि फोनिक्स में सिर्फ गोल्डन फोनिक्स के पास ही इतना पावर है जो डायमंड्स को भी हरा सकते हैं। बाकी सारी फोनिक्स के पास उतना पावर्स नहीं है जितना गोल्डन फोनिक्स के पास है। अब हम क्या करें, हमारे ऊपर एक मुसीबत टली तो दूसरा कैसे आ सकता है। तो वो जनरल एक मुट्ठी बनाते हुए बोलता है, इसका मतलब
रेड फोन इसका ग्रैंडसन गोल्डन फोनिस है, तो मैं इसीलिए तो उनकी बेटी उस वाइट फोनिस को अपने बेटे के लिए चाहता था, पर उसने मेरे बेटे को टुकरा कर एक मामूली सी कल्टीवेशन से शादी कर ली है। इसीलिए तो मैंने कुछ तुम्हारे और धोखे से डायमंड गार्ड की कुछ स्पेल को मिलाकर मैंने रेड फोनिस के ऊपर स्पेल किया था। उसी के वजह से आज उनके उस लैंड की सेट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, और मेरे बेटे को इनकार करने की जुर्रत करने के लिए तो आज उस वाइट फोनिस मर चुकी है और उसका पति, सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। आखिरकार उन्हें भी तो सज़ा मिलनी चाहिए थे ना, जो हमें इनकार करने की ज़रूरत की है। इसलिए तो मैं उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी थी, और वो भी खुद के ही पिता के हाथों। कितना मज़ा आया मुझे देखकर कि एक रेड फोनिस ने अपनी बेटी की खुशियाँ अपने ही हाथों से तबाह कर दी है। पता है, पूरे वर्ल्ड को यही पता है कि रेड फोनिक्स ने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है और पूरे लैंड क्लैन को श्राप किया है, पर असल में उस सब के पीछे मैं ही हूँ, ये किसी को भी पता नहीं। तो दुनिया के सामने रेड फोनिक्स ने बुरा बन चुका, और मैं मेरी हरकतों के बारे में किसी को भी पता नहीं चला, ऐसा मुस्कुराते हुए बोलते। तो चलो वापस हमें लैंड क्लैन को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अब हमें उस ओमेगा भी चाहिए और गोल्डन फोनिस को अपने काबू में करने की कुछ ना कुछ तरीका हमें निकालना ही चाहिए। तो विच बोलती, हाँ मेरे पास कुछ तो है। मेरी जो ग्रैंडमा थी वो बहुत ज़्यादा इसी इतिहासों की जो कई सारे किताबें उनके पास अभी भी है, वो सुरक्षित कर कर अभी भी अपने पास रखी हुई है, और उसमें गोल्डन फोनिस के बारे में कई सारे हिस्से हैं और उनके जो कमजोरियां भी उसी में है। लगता है कि हमें उससे कुछ मदद मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर आकर उस वेंड्रोहान को भी नहीं छोड़ेंगे और इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को भी नहीं। चलो, बुरा हुआ तब क्या हुआ, हम उसमें भी अपने फायदेमंद चीज ढूंढ ही लेंगे। ऐसा दोनों मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं, और ये सब कुछ वेंड्रोहान वहां पर चुप के देख रहा था, और वो गुस्से में तो यहाँ पर आ गया था जब विच ने कहा कि वेंड्रोहान ने मैं चीट किया है। तभी ना वेंड्रोहान वहां पर चुप के उनकी सारी बातों को सुनने लग गया था, और वो उसे महसूस होता है कि उसने सच में मूर्खता में ये क्या कर दिया, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को भी बर्बाद कर दिया और अपनी बेटे को भी। अब इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड डेमॉन्स के हाथों पर आ गया। हाँ, वो गुस्से में तो ये कह सकता है कि ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड मरे जिए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच ऐसा नहीं है। वो कैसे देख सकता है कि सबको मरते हुए? वो किसी सेट का लीडर है। हाँ, वो लालची है, बहुत लालची है, उसे पावर्स चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को भी बर्बाद होते हुए देखेगा। उसका एक बेटा तो मर चुका, पर अभी भी तो उसका दूसरा बेटा है ना, वेंचू, और एक ओमेगा है। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता? और उसके दो बच्चे और हैं जो उसके बड़े ब्रदर की बच्चे हैं। एक तो वेंचिंग है, वो एक ओमेगा है, और उनका दूसरा बेटा वेंजुलियो है। क्या होगा अब? यही सोचकर वो परेशान हो रहा था। वो सोचता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रह सकता। वो तुरंत जाकर इसके बारे में लैंड सेट में बताएगा। वहाँ पर अभी बहुत सरल है और लैंड ही भी है, और उसे यकीन है कि वहाँ पर अभी रेड फोनिक्स भी मौजूद होंगे। तो वो उन सबके पैरों में गिड़गिड़ाएगा, वो सबसे माफी मांगेगा, और वो अभी दोनों ने जो कुछ भी बात कहा है उसके बारे में भी उनसे कहेगा। और ये अब उनसे सब कुछ सही करना होगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ उसके पीछे से उसी के ही हाथ है ना। तो अभी उसे सही करने में भी वही कुछ ना कुछ करेगा। यही सोचकर वो तुरंत बहुत रकमी हालत में था,
फिर भी सबको नजरअंदाज करते हुए वो तुरंत लैंड क्लाइम के लिए निकल जाता है। अब लैंड क्लाइम में लैंड एकदम बेहोश था और उस कमरे में सारे लोग बैठे हुए सब लोग के मन में कई सारे सवाल थे। पूरी लैंड क्लाइम कुछ भी नहीं कि आज तक उनका जो सेकंड इंक मास्टर है उन्हें सिर्फ कल्टीवेशन और जानते, उन्हें पता था कि वो भी एक फोनिस ही होने वाले हैं। उन्हें जानवर की जन्म के समय ही पता चला कि ये एक फोनिस है, कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा फोनिस है। वो क्या बोलते हैं, इतिहासों में कहा जा सकता है कि वो ऐसा भी एक फोनिस रहता था एक समय पर, और वो उतनी स्पेशल है वो, और वो एक गोल्डन फोनिस है, यही सोच रहे थे। और फिर भी कई सारे सवाल थे, क्योंकि वो एक गोल्डन फोनिस है। इसके बावजूद भी जब उन्होंने इतना ज्यादा सफर, हाँ नंदयाल के पास उनकी शक्तियां नहीं थी, फिर भी सब लोग भी सफर किया है, पर सबसे ज्यादा कोई सफर किया है तो वो सिर्फ लांजान ही था। जन्म से ही सफर किया है, उसके साथ कितने फिल्में हुए हैं। वो तो बच्चे था, फिर भी उसे ठीक से फीडिंग नहीं करवाते थे, उसे कितना टॉर्चर करा करते थे वो लोग। अगर इन सबको ना उस पर डर हो रहा था, अपने आप में गिल्टी भी हो रहा था। उन्होंने कितनी बुरी तरीके से लैंजन को ट्रीट किया है। उसे वो बच्चे को धूप में तक खड़ा कर दिया था, वो तो रोता था, चीखता था, चिल्लाता था, फिर भी उन धूप से भी उस बच्चे को नहीं निकलते थे। उसे कितना मारते थे, उसे बुली करते थे, ठीक से खाना भी नहीं देते थे। उसने कितना टार्चर सहा है बचपन से, यही सब सोचे जा रहे थे। और कुरन को तो इंतजार ही नहीं होता, वो तुरंत रेड पुलिस के पास जाता है और झुकते हुए पूछता है, गॉड आपके ग्रैंडसन है, वो भी एक फोनिस है, ये हम जानते हैं। वो इतनी घास है, इसके बावजूद भी क्यों उसके साथ इतनी बड़ी इना इंसल्ट हुई, वो क्यों इतना ज्यादा सफर मिला उसे। तो देखा उसने ऐसा क्या गलती की थी कि उसे सिर्फ जन्म से ही सिर्फ दुख ही मिला, दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। क्या बात है, गार्ड हमें कुछ बताए, ऐसा बोलते हैं। तो गार्ड ना एकदम कुछ सोचते हैं अपने दिमाग में, सोचने के बाद अपनी आंखों को खोलते हैं और बोलते हैं, तुम्हें जानना है कि ना कि लांजान क्यों इतना सफर किया है, क्योंकि वो उसके साथ ऐसा होना ही था। हाँ, भले ही मैंने तुम्हारी इस क्लैन को श्राप किया था, तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि इस श्राप मैंने जानबूझकर किया नहीं, किसी ने मुझे मजबूरी में करवाया था। क्या मैं इसके बारे में अभी कुछ सफाई नहीं देना चाहता हूँ, जो भी हुआ फिर भी मैंने ही तो किया है ना, तो मैं क्यों सफाई दूँ। मैं बेहुना होकर तो मैं कुछ सफाई नहीं देना चाहता हूँ। और अब अगर अब बात लांजान की है तो मैं बोलता हूँ कि लांजान को इतनी ज़्यादा सफर करना उसके डेस्टिनी में ही था। उसे ये शक्तियाँ अब से नहीं, ये सिर्फ उसी का अपवस्थ है, उसी का है। वो मेरा ग्रैंडसन या मेरी बेटी की सन है, इसीलिए वो गोल्डन फोनिक्स नहीं बना, वो गोल्डन फोनिक्स जन्म से ही गोल्डन फोनिक्स, वो तो सिर्फ उसका पावर है। और हमारे पास अब जो भी हम है ना, हमारे पास वो उसी की बदौलत है, हमें मिला है विरासत में, ऐसा बोलते हैं। तो कुरान एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या वो और जो भी गोल्डन या फोनिक्स कैरी करते हैं अपने टाइटल को, गोल्डन फोनिक्स या रेड फोनिक्स या व्हाइट फोनिक्स, ये सब कुछ लांजान की बदौलत मिला है, कैसे ऐसा बोलते हैं। तो ना रेड फोनिक्स हंसते हैं, बोलते हैं कि उसे होश में आने दो, मैं बता दूंगा कि आखिरकार उसने अपनी जिंदगी में इतना सफर क्यों किया है। और लैंड क्लैन को सफर करने के बाद इस क्लैन में जैसे ही
लानजान की जन्म होने की तय हुई, उसी वक्त उस क्लैन को भी ये सफर करना था। मैं यहाँ पर श्राप दूं या ना दूं, फिर भी इस क्लैन को भी सफर करना ही पहले से ही निकला था, इसलिए आज तक तुम सबने सफर किया है, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग एकदम चुप हो जाते हैं और सब लोग ना रेडफोनिक्स को सिर्फ घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो ना रेडफोनिक्स हंसते हैं, बैठते के रुक जा, थोड़ी सी वक्त दो मुझे, उसे होश में आने दो, उसके बाद आपको ही समझ में आ जाएगा कि मैं आखिरकार ऐसा क्यों बोल रहा था, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना सिर्फ लंदन के होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी ओर मेंग्या सिचन को देख रहे होते हैं, क्योंकि सिचन को भी बहुत ज़्यादा चोटें लग गई थी। तो मिंजू ना नी मिंजू उन्हें क्लीन करते हैं, उसमें पट्टियाँ लगाते हैं और उसे कंसल से पूछ रहे होते हैं। और ये सब कुछ देखकर मेंग्या इतना ज़्यादा जेल बुनकर राख हो रहा होता है और उन दोनों का ऐसे एक दूसरे के कैद करते हुए जंशा भी देखता है और अपने सर को झुकाते हुए तो वापस सारे मेंबर्स जो जगह पर है उसी जगह पर पहुंच जाता है। और मिंजू भी ना बोलते कि तुम यहाँ पर आराम करो मिंजू, सिचन मैं अभी आता हूँ, मुझे मास्टर से बात करनी होगी, ऐसा बोलकर वो भी चला जाता है। तभी वहाँ पर ना सिर्फ सिचन और जिन मेंग्या हुई थे, मेंग्या सिचन के पास जाता है और बैठ जाता है। सिचन जैसे ही मेंग्या को अपने पास देखते हैं ना, वो एक छोटी सी स्माइल करते हैं, बोलते हैं तुम ठीक हो, ऐसा बोलते हैं। तो मेंग्या बोलता है मैं ठीक, देखो तुम्हें कितनी ज़्यादा चोटें आई हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत थी सिचन यहाँ पर आने की, हम सब थे ना वहाँ पर, हम सब संभाल लेते हैं, देखा तुम्हें कितनी ज़्यादा चोटें लग गई, इस ना बहुत बरीडली पूछते हैं। तो सिचन ना उसके सर को पैट करते हुए बोलते मैं यहाँ, तुम्हें क्यों चिंता कर रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा। पर मैं क्या करता, मेरे बाप ब्रदर को इतनी बुरी हालत में देख चुका था, मुझे लगा कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, पर उस सडन ये सब कुछ हो गया तो मुझे ही समझ नहीं आ रहा है। और ऊपर से मेरा ब्रदर आखिरकार वो भी अपने जो गोल्डन वो फोनिक्स के रूप में कन्वर्ट हो चुका था। मैं क्या करता, मैं घबरा गया था जब मैंने अपनी ब्रदर के मुंह से उतनी बुरी तरीके से चीखे सुना, तो ऐसा बोलते हैं। तो वेंगे ना बोलते कुछ नहीं, ये देखो अब तुम्हारा ब्रदर एक फोनिक्स बन चुका है, वो भी गोल्डन फोनिक्स। तुम्हें पता है गोल्डन फोनिक्स का जिक्र सिर्फ इतिहासों में है, और आप वो प्राचीन फोनिक्स है तुम्हारे ब्रदर, एक कोई नॉर्मल बात नहीं है सिचन, आप तुम सब ना एकदम सेफ हो, ऐसा बोलते हैं। तो सिचन बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो मेंग्या ना बोलते हैं कि क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। तो सिचन ना एकदम स्माइल करते हुए बोलते हैं हाँ हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, और हमने अपनी शादी को भी एक मौका दे दिया है, ऐसा बोलते हैं। तो ये सुनने के बाद मेंग्या की आँख में फटी की फटी रह जाती, क्या मतलब है तुम्हारा, ऐसा बोलते हैं। तो मेंग्या बोलते, तो सिचन बोलते हैं कि हाँ हमने मार्क तो एक दूसरे को शादी वाले दिन किया था, पर हमने कभी भी अपनी उसके आगे कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि नी मिंजू नहीं चाहते थे कि कोई भी हमें कुछ भला बुरा कहे, इसलिए वे भी उन्हें मार किया था, और उससे आगे कुछ भी नहीं था। पर मैं जैसे जैसे ही मिंजू की हरकतें देख रही हूँ, सच में वो एक अच्छे अनपा है, इसलिए हमने अपनी शादी को भी एक मौका दिया है, और हमने अब बहुत ज़्यादा खुश हैं मेंग्या, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा बोलते हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे हुसैन को भी देखना है, उसे भी चोटें लग गई होगी, मैं जाकर देखता हूँ, ऐसा बोलकर वहाँ से सिचन चले जाते हैं। सिचन के वही बात मेंजू के यानी कि जिन मेंग्या के ऊपर घूम रही होती है,
हमने अपनी शादी को एक मौका दे दिया है। यही बात ना सिर्फ मिंगिया के मन में गुजर रही होती है। इसका मतलब आज तक उसका सिचन सिर्फ प्योर ही था। मैं क्यों इतना गधा हूँ? मैं क्यों हमेशा देर से सब कुछ समझता हूँ, देर से आता हूँ? नहीं नहीं सिचन, नहीं, मैं ही तुम्हें सब कुछ रख सकता हूँ। वो नहीं, वो अच्छा अल्फा नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा अल्फा। कभी भी अपने मुंह से किसी और को वो अल्फा का जिक्र भी मत करना। सिर्फ मैं ही तुम्हारा अल्फा बन सकता। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी सिचन को अपने हाथों से जल्दी से खो दूंगा। ऐसे बोलकर वो सोचता है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे अभी के अभी उन डेमल्स के पास जाना होगा। मैं भी थोड़ी सी कल्टीवेशन, डेमन कल्टीवेशन तो जानता हूँ, इसीलिए मैं उन्हें भी बुला सकता हूँ। और मुझे ऐसे कुछ तो करना हो, सीधा या टेढ़ा कुछ भी काम वो मैं कर लेगा। और वो बात सिर्फ मेरी सिचन को पाने की है, तो मैं हर कीमत में हर कोशिश करूँगा, हर मुमकिन कोशिश करूँगा। बस मुझे मेरी सिचन चाहिए, इसके आगे मुझे कुछ नहीं। ऐसा सोच कर वो तुरंत वहाँ से अपने प्लान के लिए चला जाता है, ताकि वहाँ पर उसकी प्राइवेट रूम जैसा कुछ था, वहाँ पर वो अपनी डेमोनिक पावर्स का यूज़ करता है, कुछ अजीबोगरीब चीज़ें भी करता है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं कर सकता। और आप ऊपर से यहाँ पर फोनिस गार्ड थे और दोनों इमोटल्स भी हैं, और ऊपर से अभी अभी लैंजान भी गोल्डन फोनिस के रूफ पर आ गया था, इसलिए वो उसे लगता है कि यहाँ पर अभी रहना ठीक नहीं है और खतरे से भी खाली नहीं है। यही सोचकर वो यहाँ से तुरंत अपने क्लैन के लिए चला जाता है। और अब कमरे में लैंजान बेड पर लेटा हुआ था और उसके बगल में विंग बैठा हुआ था, और उसकी आंखों से सिर्फ ना आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू आज बहुत ज़्यादा खुशी के थे। आखिरकार उसका लहजान को वो जिस तरीके से देखना चाहता था, आखिर उसने उसी तरीके से देख लिया था, वो भी कितने बरसों के बाद। इसे इतना पावरफुल, इतने तेज के साथ कभी उसे देखा करता था। अब इतने बरसों के बाद उसने वापस अपने लहजान को उसी आकार में देखा है, जिस आकार से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिस रूप से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके वो कोल्डनेस, उसके वो अरागननेस से वो इतना ज़्यादा प्यार करता था। उसके आगे पीछे हंगवन जोन कर घूमता फिरता था। आज उसने उसे देख लिया था, उसी रूप को देख लिया था, और वो सोचता है कि क्या लैंजान को सब कुछ याद आ गया, उसके बारे में सब कुछ याद आ गया। यही विंग ना सिर्फ लैंजान की ओर ही देख रहा होता है। वो सोचता है कि क्या सच में लैंजान को सब कुछ याद आ गया कि नहीं। यही सर्कर सोच रहा होता है और सिर्फ लैंजान की ओर ही देख रहा होता है। वो देखता है कि लैंजान की आंखें धीरे धीरे ओपन हो रही थी। वो तुरंत जाकर लैंजान को बोलता है, लैंजान, लैंजान, तुम होश में आ गए? तुम ठीक हो ना? ऐसे घबराते हुए बोलता है। लैंजान ना अपने आंखों को धीरे धीरे ओपन करता है और देखता है कि सामने विंग बैठा हुआ है। जैसे ही विंग को देखता है ना, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रही होती है। वो तुरंत विंग को हक कर लेता है, बोलता है, माफ़ कर देना लैंजान, मतलब माफ़ कर दे बस। विंग, सॉरी यार, मैंने गलती बोल रही, माफ़ कर देना विंग, मुझे माफ़ कर देना। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तुम्हारी वो हालत मेरी वजह से हुआ, मेरी मदर फादर की वजह से हुआ ना, ये सब कुछ हमारी गलती थी। हाँ, मुझे माफ़ कर देना। ऐसा बोलकर रोता है। तो विंग ना बोलता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी लैंजान, वो सब कुछ तुम्हारे मदर फादर ने किया, वो गलत थे। तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बस तुमने कह नहीं पाया क्योंकि तुम अपने मदर फादर को रेस्पेक्ट करते थे, पर उन्होंने उसका गलत फायदा उठा दिया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें गिल्टी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलता है और लैंजान बोलता है, मुझे माफ़ कर देना विंग, मुझे खुद से अलग मत करना। मैं पिछले बार कैसे जिया तुझे सिर्फ मैं जानता हूँ,
बस अब मैं वो सदा अब और नहीं ले पाऊंगा। इस बार मुझसे दूर नहीं होना। मैं तुमसे, तुम मुझे जो भी सजा दोगे मैं खुशी खुशी मान लूंगा। बस मुझे खुद से अलग कभी मत करना नंस। वेइंग, प्लीज वेइंग, ऐसा बोलकर रोता है। और इन दोनों की ये बातें ना सब लोग सुन रहे थे और सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। ये क्या बोल रहे हैं तुम? क्यों? क्या गलती? कौन सी गलती? और कैसी बातें ये दोनों बोल रहे हैं? तो फोनिक्स गार्ड बोलते हैं कि अब मैं समझा आखिरकार क्यों हेवन में गॉड्स के पास शक्तियां होने के बावजूद भी वो डेमन से क्यों आते हैं। अब मैं उसका राज जान चुका हूँ। आखिरकार इसी वजह है कि हम आप डेमन से हारते हैं। ये सोचता और वो प्लान करन की ओर देखते हुए बोलता है, यही वजह है कि लैंडलैंड में शक्ति उनके पास क्यों नहीं थी और उनका ये हालत क्यों हुआ। अब मैं इस सारे बातों का मतलब जान चुका। ऐसा बोलता है तभी ना वहाँ पर वेंड्रॉन दौड़कर आता है और वो तुरंत फोनिक्स गार्ड के घुटने पर गिर जाता है और वो माफी मांगने लगता है। प्लीज गार्ड, हमें माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ और आप भी हो, ये सब कुछ सही कर सकते हो। ऐसा बोलकर और रोता है और गिड़गिड़ाता है। फोनिक्स गार्ड बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं हो, जो भी हो रहा है वो सब कुछ पहले से ही तय था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ये सब के होने का एक जरिया थे, इससे आगे कुछ नहीं। ऐसा बोलकर वो उसे उठाते हैं। चले गाइस, आगे देखते हैं कि आखिरकार विंग और लैंसन की इन क्या बोलते हैं ये गोल गोल बातों की राज क्या है और आखिरकार विंग और लैंसन के कौन सा बात बोल रहे हैं, ये हम आगे देखेंगे गाइस। बाय बाय। मुझे लगता है कि ये कहानी 3 या 4 पार्ट में अब खत्म हो जाएगा। बाय बाय गाइस।